नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भाजपा तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर देती है जोर। असम के गोलाघाट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राज्य के संसाधनों पर सरकार घुसपैठियों को नहीं करने देगी कब्जा। असम के दरांग में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को बताया देश विरोधियों और घुसपैठियों की रक्षक। कहा, वोट बैंक ही कांग्रेस का सबसे बड़ा हित। पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से अमित शाह का संबोधन। कहा, जनता की भाषा में हो सारा कामकाज। सारथी में भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था। चेन्नई में कर सुधार कार्यक्रम में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। नए जीएसटी ढांचे को बताया मध्यम वर्ग को राहत देने वाला। कहा, देश में अब अधिकतर वस्तुएं टैक्स फ्री। और भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने पोलैंड की जूलिया को दी मात। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपलाइन प्लांट की आधारशिला रखी। यह असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों को लंबे समय तक तरसाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार का जोर तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर है। साथियों, बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था, उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर जोर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दरांग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल की आधारशिला भी रखी, जिससे संपर्क में सुधार होने के साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी, जिससे शहरी गतिशीलता में बढ़ोतरी होने के साथ ही यातायात की भीड़ भाड़ कम होगी और राजधानी के साथ ही उसके आसपास संपर्क में सुधार आएगा। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को
कांग्रेस की तरफ से मिल रहे समर्थन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष की अनर्गल टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान करने वाले लोगों को असम की जनता माफ नहीं करेगी। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है, मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में हिंदी दिवस पर आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जब सारा कामकाज जनता की भाषा में होता है
तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जिसमें हिंदी से भारत की सभी माननीय भाषाओं को सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। और यहाँ रुक रहे हैं समाचार में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब बात जीएसटी सुधारों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर अब दैनिक जीवन के हर पहलू में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हालिया जीएसटी सुधारों का प्रभाव लोगों के जागने से लेकर सोने तक देखा जा सकता है, जिससे नागरिकों को सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक हर चीज में लाभ मिल रहा है। कर के बोझ को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 90% वस्तुओं पर जीएसटी की दरें, जिन पर पहले 18% कर लगता था, वो अब घटाकर 5% कर दिया गया है या फिर उसमें छूट दे दी गई है। इससे आम परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। ब्रेड, दूध और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का एक विशेष स्लैब निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद के सामूहिक निर्णय लेने की सराहना की और कहा कि तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों ने सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा 2017 में केवल 65 लाख जीएसटी भुगतानकर्ताओं से बढ़कर आज 1.5 करोड़ हो जाने तक इस सरलीकरण ने व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और सकल जीएसटी संग्रह 7.18 लाख करोड़ से बढ़कर 22.08 लाख करोड़ हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सकल जीएसटी संग्रह 2018 के 7.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे आम जनता और राज्य सरकारों दोनों को लाभ हुआ है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों और एमएसएमई को समर्थन देने के सिद्धांतों पर आधारित ये उपाय आर्थिक विकास को गति देंगे और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। 22 सितंबर से स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कटौती होने जा रही है। सरकार ने दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को साफ तौर पर 22 सितंबर से ही उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ देने के लिए कहा है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी 18% का जीएसटी खत्म कर दिया गया है। कैंसर, हृदय रोग और दुर्लभ बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाओं पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, सर्जिकल और दंत चिकित्सा उपकरण जैसे अन्य उपकरणों पर जो जीएसटी दर पहले 12 या 18 थी, वो अब घटाकर 5% कर दी गई है। जैव चिकित्सा कचरे के उपचार या निपटान से जुड़ी सेवाओं पर भी जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी को कम करने से ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी और हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। इस अफोर्डेबिलिटी के कारण हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकेंगे और इंश्योरेंस का छोटे कस्बों में टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में और ज़्यादा रीच बढ़ जाएगी। बड़ा अच्छा निर्णय है सरकार का। इसमें लगभग सभी लोगों को, आम जनता को खासकर, जो एंड कंज्यूमर हैं, उनका जिनका मान लीजिए कुछ क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, जो लगातार वाली बीमारियाँ, शुगर वगैरह, जिनका मंथली एक्सपेंस फिक्स है, उन लोगों को तो डायरेक्ट बेनिफिट, और वो भी बार बार होने वाला बेनिफिट मिलने ही वाला है। जिन्होंने 1-2 बार भी खरीदना है, अगर कोई इमरजेंसी मेडिसिन है, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा और ट्रेडर को भी फ़ायदा होगा। फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क विनिर्माण कार्य पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इन उपायों से मरीजों के लिए इलाज की लागत कम होगी और वे अपनी आवश्यक दवाएं खरीदने में सक्षम होंगे। बीमा पर जीएसटी हटने से अधिक लोग, खासकर पहली बार बीमा खरीदने वाले, इसे खरीद सकेंगे। अस्पतालों और डॉक्टरों पर उपकरण खरीदने का खर्च कम होगा, जिससे वे मरीजों को लाभ पहुंचा सकेंगे। ये सुधार देश में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। जितनी भी आर्थिक स्थिति लोगों की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से होती थी, वो आज की डेट में एड्रेस करी गई है। जो प्रोडक्ट्स, जो मेडिसिन्स एंड जो इक्विपमेंट एक समय पे लगभग 18% जीएसटी पे होते थे, वो आज 5% जीएसटी पे आ गए हैं। लाइफ सेविंग डिवाइसेस का अगर आप देखें तो लाइफ सेविंग डिवाइसेस की कीमतें 0% ड्यूटी पे आ गई हैं, विच इज़ अ वेरी बिग स्टेप। गौरतलब है कि 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 70 से अधिक दवाओं पर लगने वाले जीएसटी दरों में कुछ में कटौती की गई और कुछ को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया। वैसे ही विभिन्न उपकरण व स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। इसी के साथ जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही, और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के देश के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद आज राज्य को नए राज्यपाल मिल गए। दरअसल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आचार्य देवव्रत तेजस एक्सप्रेस से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंचे, जहां शपथ ग्रहण के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब प्राकृतिक आपदा की त्रासदी झेल रहे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, तो उन्होंने पीड़ितों को आश्वस्त किया था कि भारत सरकार हर पीड़ित के घर जाएगी और उनके दुख दर्द बांटेगी। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए पिछले 5 दिनों में 4 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों का दौरा किया है। वो जगह जगह जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं, प्रशासन के साथ समन्वय कर पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने में जुटे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा
और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पिछले 3 दिनों से राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मनाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने चंबा का दौरा किया और क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा मंडी पहुंचे और स्थानीय लोगों से क्षेत्र के हालात के बारे में जानकारी ली। वहीं केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कुल्लू पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया। पानी से बनेगा ईंधन और वही ईंधन चलाएगा घर, उद्योग और फैक्ट्रियां। जी हां, भारत ने कर दिखाया है ऐसा कमाल जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को एक नई दिशा दे सकता है। अब पानी को सीधे स्वच्छ ईंधन में बदलना संभव हो गया है। इस नवाचार का नाम HONC यानी कि हॉन्क गैस है। दुनिया का पहला पेटेंटेड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जिसे पूरी तरह शुद्ध पानी से तैयार किया गया है। 18 वर्षों के लंबे शोध और वैश्विक पेटेंटिंग के बाद यह उपलब्धि सामने आई है। पारंपरिक हाइड्रोजन ईंधन से अलग हॉन्क गैस शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करती है और 100 डिग्री से लेकर 2800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर प्रभावी रूप से दहन करती है। यह वजह है कि यह घरेलू, व्यावसायिक और भारी औद्योगिक हर तरह की जरूरतों के लिए उपयुक्त है। Globally, the focus is rapidly shifting towards alternative fuels, and in India, a breakthrough now allows water to be directly converted into clean fuel for today urgent energy needs. The innovative solutions named Horn gas is the world's first patent green hydrogen fuel produced entirely from purified water. Following 18 years of research and global patenting, unlike conventional hydrogen fuel, Horn gas delivers powerful energy and combustion efficiently across a broad range, 100 degrees Celsius to 2800 degrees Celsius, making it ideal for domestic, commercial and heavy industrial applications. नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सिंह दरबार में आज अपना कार्यभार संभाल लिया। नेपाल में गंभीर राजनीतिक हलचल के बीच अब कार्की महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई हैं, जिन पर नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सुबह 11 बजे कार्की अपने कार्यालय पहुंची और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ उन्होंने बैठक की। बीते सोमवार को जेनजी का प्रदर्शन नेपाल में शुरू हुआ था और यह काफी हिंसक साबित हुआ, जिसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई और सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जेनजी के प्रदर्शन के बाद संसद के निचले सदन को भंग कर दिया गया, क्योंकि लगातार अंतरिम सरकार के गठन की मांग की जा रही थी। लिहाजा सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले जैस्मीन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया था। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।